गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, मेरी कश्ती वहां ले चलो जहां तूफान आया है। तूफानों से और दुखों से लड़ने वाले लोग ही सामान्य से असामान्य की ओर जाते हैं और अपनी परिस्थिति को बदल पाते हैं। इसलिए घबराइए मत। यदि आप तूफान में हैं, यदि आप विपत्ति में हैं, यदि आप दुख में हैं, तो समझिए कि आपके सामने एक चैलेंज है। और चैलेंज जिसके पास होता है ना, कहते हैं निखरता वही है। कीचड़ में ही कमल खिलता है। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जब इरादा कर लिया है, जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तब क्या देखना कद आसमान का। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। और मैं बता दूं कि आज MCQ तो होगा ही। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर देना गुरु। जितने लोग जुड़ रहे हो सेशन को लाइक कर दो और सेशन को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए। और आपको अच्छा लगता है मेरा सेशन तो लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस में भी लगा लीजिए, ताकि गुरु जी के सेशन अधिकतम दूर तक पहुंच जा सके। और आज के सेशन में MCQ तो होना ही है। मैं आज लंबा सेशन लूंगा। MCQ के जस्ट बाद पूरा भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज कहीं मत जाइएगा, आज जुड़ जाइए। आज का सेशन को ऐतिहासिक बना दीजिए। अगर कहीं देखते हैं सारे सेशन को तो छोड़ दीजिए आज, क्योंकि आज लास्ट जब सेशन होगा 35-37 क्वेश्चन के बाद, तो हम लोग पूरा भारत का भूगोल पढ़ेंगे बोर्ड पे आकर के। इसलिए आप लोग कहीं मत जाइए, लगातार जुड़े रहिए। तो हम लोग चलते हैं आज के सेशन का पहला सवाल पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन को कहाँ किया गया? महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कर्नाटक के बेलगांव में। आपको मैं बता चुका हूं, कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार मात्र गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। गांधी जी का विवाह 1881 में हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। मैं गांधी की कहानी समय समय पर बताता रहूंगा। गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कर्नाटक के बेलगांव में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका सेशन सेव कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की आपको अब जरूरत नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1888 में बिलायत, आज के जमाने में जो इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन, उसी को उस जमाने में बिलायत कहते थे। अब बिलायत से आया था टाई और कोट। तो जो लोग टाई कोट लगा के चलते थे उनको बोलते थे बिलायती बाबू। कहा जी बड़ा बिलायती बाबू बन के घूम रहे हैं। तो बिलायत, टाई, कोट और जूते ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। और जो टाई पहन के हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये ब्रिटिश परंपरा है जिसको हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। मुझे उस पहनावा ओढ़ावा से कोई एतराज नहीं है, न किसी धर्म से एतराज है, लेकिन सच यही है। तो बिलायत पढ़ने गए गांधी जी 1888 में। 1892 में गांधी जी लौटे अपने मां के निधन पर घर। तो वहीं उनके पिता के दोस्त आए थे, दादा अब्दुल्ला, जो अफ्रीका में व्यापारी थे, व्यवसायी थे। उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए। और अफ्रीका में गांधी जी कुल कितने वर्ष रहे, ये सवाल पूछ रहा है। तो आंसर होगा 21 वर्ष कुछ महीने। और 21 वर्ष कुछ महीने। अगर सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। गांधी जी अफ्रीका में 1894 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, उसके तर्ज पर नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस बनाया। गांधी जी ने अफ्रीका से एक मैगजीन निकाली, इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी अफ्रीका में 2 फार्म हाउस, गांधी जी गरीब आदमी नहीं थे, विदेश में भी इनका फार्म हाउस था। भारत में तो था ही वर्धा आश्रम, साबरमती आश्रम। आश्रम का मतलब फार्म हाउस। एक उनका फार्म हाउस 2 था अफ्रीका में भी, फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय आश्रम। हालांकि फार्म हाउस एंजॉय करने के लिए नहीं था, लोगों की सेवा के लिए था। मैं ऐसी मजाक में बोल दिया। गांधी जी का 2 फॉर्म था अफ्रीका में,
फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका आ रहे थे पानी के जहाज में बैठकर, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा के दौरान। इसी किताब में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेसिया कहा था। क्वेश्चन आया हुआ है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था भैया? आज का सेशन बड़ी मस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए आज बहुत नई नई जानकारी मिलने वाला है। सेशन में तो मिलेगा ही, सेशन के बाद हम भूगोल पढ़ाएंगे भारत का। टिके रहो गुरु, सेशन को लाइक कर दो गुरु सभी लोग। और अब मेरा साउंड ठीक हो गया है, अब माता सरस्वती और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि आवाज न चला जाए बीच में, बाकी सब ठीक कर दिया हूं। चलिए आगे आइए। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा कहाँ था? तो चंपारण में ही। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा भी चंपारण में, सत्याग्रह भी पहला चंपारण में। पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप आशा कर रहे हैं कि कोई आपका मदद करेगा, तो याद रखो मेरे दोस्त, कोई किसी का मदद नहीं करता है, कोई किसी का मदद नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए तो मेरा ये हो जाएगा, ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए तो ये हो जाएगा, आप बिल्कुल अकेले हैं। आपका शिक्षक और माता पिता केवल आपके साथ होते हैं। आपकी स्थिति में, परिस्थिति में, हर जगह वो आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी इसके अलावा अगर योजना बना रहे हैं तो उसका सेंटिमेंट मिल जाएगा, उसका सुख मिल जाएगा, फलाना हमको बोल देगा, हमारे साथ आ जाएगा, हाँ में हाँ मिला देगा, उसका प्यार मिल जाएगा, तो उसका प्यार नहीं मिलेगा। गुरु इन सब बातों से दूर हो जाइए। तरक्की करना है तो किसी का साथ आपके चाहने से नहीं मिलता, जिसको देना होता है वो आपका साथ दे देता है, और जिसको नहीं देना होता है आपके जान देने के बाद भी वो साथ नहीं देगा। इसलिए प्लीज अपने आप को एकला चलोरे का नारा लगाइए, कमरे में बंद कीजिए, रात दिन पढ़िए, साबित कर दीजिए कि मैं जो तुम सोचते थे मैं वो नहीं था, है ना? नहीं, इसलिए भाई बिल्कुल अपने आप को कमरे में लॉक कीजिए, रात दिन पढ़िए। भगवान ने धरती पर मानव शरीर में जन्म दिया है तो प्रूफ करिए कि मैं आया था, इसीलिए आया था, ये मैं प्रूफ करता हूं। चेहरा चमकना चाहिए सूरज की तरह, इसलिए सूरज पर चमकना है तो जलिए। दुख तो होगा, तकलीफ होगी, और किसी के लिए, है ना, इंतजार मत कीजिए। जिसको देना होगा देगा, और नहीं देना होगा वो नहीं देगा। इसलिए चुपचाप केवल अपने पर ध्यान दीजिए और कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या में केवल आप अकेले हैं। समाधान निकलने के बाद हजारों लोग आपके साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इसलिए अपने आप को मजबूत करो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, कोई खड़ा हो या ना हो। आग लगा देनी है गुरु। चलिए एकदम हिम्मत नहीं हारो भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार वही थे। मार्च 1942 में भारत में संवैधानिक समस्याओं के हल के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया, और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने डूबते हुए बैंक का चेक कहा और उत्तर दिनांकित चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक और बैंकरप्टेड बैंक का चेक किसको कहा गांधी जी ने? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन रट लेना। और इसके साथ बात करने के लिए किनको भेजा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेहरू के बारे में बहुत बात बता चुका हूं। नेहरू जी 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, क्लियर है, और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू, अब बहन का नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। इनके सिस्टर का नाम विजया लक्ष्मी पंडित, पत्नी का नाम कमला नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, और इनकी बेटी का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अंतरिम सरकार के नहीं, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए इनके जन्मदिन 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ध्यान रखिएगा, इनका 2 पत्रिका था अबुल कलाम आजाद का, अल हिलाल और अल बलाग। पहले इन्होंने निकाला अल हिलाल, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब इन्होंने निकाला अल बलाग। इनकी एक किताब भी थी, उसको भी प्रतिबंधित किया गया था। इनके किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इनके पुस्तक का नाम था, जिसको बैन किया गया। इनकी एक मैगजीन थी अल हिलाल, जिसको ही बैन किया गया।
तब इन्होंने अल बलाग निकाला। अल बलाग एक इनकी और मैगजीन थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कभी विभाजन के समर्थक नहीं थे, इस बात को याद रखिएगा। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, अच्छा लग रहा है तो, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना है आपको। सेशन के लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा लीजिए, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, गांव के, चौपाल के, शहर के, बाजार के, दोस्त के, यार के, सभी जगह। चलो गुरु आगे आते हैं। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए? पूरी कॉन्फिडेंस में रहो, आज का जो क्लास होने वाला है एनर्जी और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बताए थे आपको, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन बंद किए तो उनकी मर्जी थी कि कोई अंग्रेज को किसी भी लेवल पर सपोर्ट ना करे। यानी उनके जो विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा जो 1921 में बना था, उसका चुनाव होने वाला था। कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लग रहा था। अंत में क्या करे लोग, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। उस पार्टी में गणेश शंकर विद्यार्थी भी शामिल हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वही जो जिनका जन्म कानपुर में हुआ था। प्रताप और अभ्युदय उनकी 2 मैगजीन थी। प्रताप और अभ्युदय उनकी 2 पत्रिका थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की, ये सब मिलके क्या बनाए, कांग्रेस स्वराज पार्टी। जब 1925 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कांग्रेस स्वराज पार्टी को बहुमत मिला और उसी पार्टी का क्या बना, केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष बना, पहला चुना हुआ। केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ अध्यक्ष किसको बनाया गया? कांग्रेस स्वराज पार्टी से विठल भाई पटेल को याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि कांग्रेस स्वराज पार्टी के पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन बने, ये केंद्रीय विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन बने? विठल भाई पटेल। लेकिन केंद्रीय विधानसभा जब बना 1921 में, तब उस समय कांग्रेस केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लिखो सर फ्रेडरिक व्हाइट। केंद्रीय विधानसभा के सर फ्रेडरिक व्हाइट, नोट कर लो। जब केंद्रीय विधानसभा 1921 में बना, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, अपॉइंट कर लिया डायरेक्ट। तो केंद्रीय विधानसभा के पहला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा सर फ्रेडरिक व्हाइट। अब पहला उपाध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन पहला चुना हुआ अध्यक्ष पूछे तो विठल भाई पटेल। नोट कर लीजिए, अंतर समझ में आ गया ना। तो कांग्रेस स्वराज पार्टी कब बनी? 1 जनवरी 1923 को। कांग्रेस स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे कौन? चित्तरंजन दास। और कांग्रेस स्वराज पार्टी के पहले महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस स्वराज पार्टी के पहले महासचिव मोतीलाल नेहरू और पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे कांग्रेस स्वराज पार्टी के। उस पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला और उसी पार्टी के एक व्यक्ति विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ अध्यक्ष चुना गया। याद रखना इतनी बात। ऐसे केंद्रीय विधानसभा कब बना? 1921 में। उसका पहला अध्यक्ष कौन थे? सर फ्रेडरिक व्हाइट। पहले उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। बंगाल से बिहार को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान किसी भारतीय का था तो थे सच्चिदानंद सिन्हा और उनकी पत्रिका बिहारी। सच्चिदानंद सिन्हा की एक मैगजीन थी, पत्रिका थी बिहारी, जिसके माध्यम से सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को बंगाल से अलग करने की आवाज उठाई और फाइनली बिहार बंगाल से अलग हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा आरा के रहने वाले थे। और लिख लो, सच्चिदानंद सिन्हा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर बनने वाले दादा भाई नौरोजी और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले मेंबर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों अंतर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा और हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर दादा भाई नौरोजी। याद रहे। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, दबा के लाइक करो, लाइक करने में मत भागना है भैया। और सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक और घमासान और अच्छा होने वाला है। आगे आओ। इनमें से किसे अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित करना पड़ा? बता चुके हैं इसको भी, इसका आंसर गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ। मैं आपके सर तैयारी 4 साल के अंत में आएगा कि नो जून में आ जाएगा। जून महीने में टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा। और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आचार संहिता लग जाएगा तब क्या होगा। देखिए, वैकेंसी आ जाए
उसके बाद आचार संहिता लगे कुछ भी लगे, आचार संहिता में एग्जाम होता है गुरु, वैकेंसी नहीं आता। वैकेंसी आ जाएगा आचार संहिता से पहले, घबराओ मत, वैकेंसी श्योर आएगा, पढ़ते रहिए, लगे रहिए गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से किसने अप्रैल 1923 में तंजौर के तट पर क्या किया, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किए, साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ किए 12 मार्च 1930 को। उसी समय दक्षिण भारत में उनके समधी सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने तंजौर के तट पर यानी कि तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा प्रारंभ की किसने? सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा प्रारंभ की। किसने? सी राजगोपालाचारी। ये वही सी राजगोपालाचारी हैं जिनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ये वही सी राजगोपालाचारी हैं जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया 1944 में, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, भारत के संविधान के विकास के लिए, भारत के संवैधानिक समस्याओं के हल के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। 1944 में अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए सी राजगोपालाचारी, की गलती टाइप है, सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे और आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इनको गांधी जी राजा जी बोले थे। क्लियर है? जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे 12 मार्च 1930 को, उस समय दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने ही नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था। नोट करो, लाल कुर्ता आंदोलन। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जब गांधी जी दांडी मार्च नमक कानून तोड़ रहे थे 1930 में, उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, लिखो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ता आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया, लाल कुर्ता आंदोलन शुरू किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में क्या शुरू किया? लाल कुर्ता आंदोलन। उसी समय नागालैंड में रानी गैंदेलियू ने हरेला आंदोलन शुरू किया। हरेला आंदोलन शुरू किया नागालैंड में रानी गैंदेलियू ने, जब गांधी जी सविनय अवज्ञा शुरू किए थे। ये सारे सवाल पूछता है। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा चला रहे थे तो उसी दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ दिल्ली में। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते। दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। कब हुआ? 5 मार्च 1931। डेट याद रखना गुरु, एकदम से क्वेश्चन आएगा यहां से। चलिए, गांधी जी ने कहा राजा जी सी राजगोपालाचारी को आगे आओ। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया? इस क्वेश्चन का उत्तर गलत दिए तो कनपट्टी फोड़ेंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। सेशन से जुड़ गए 326 लोग, लाइक है 221। अगर लाइक कर दीजिए गुरु, क्योंकि समझ अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक जितना करें उतना ही सेशन दूर तक पहुंचेगा। सेशन को लाइक कर दो। चलो भैया नेक्स्ट आते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण बनारस में 1916 में, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह चल रहा था। उसी समय इनको इनवाइट किया गया था कि अरे भाई आइए आप भी। गांधी जी पहुंचे बनारस BHU के स्थापना समारोह में 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। संस्थापक थे महामना मदन मोहन मालवीय, उसके संस्थापक थे। 1916 में BHU की स्थापना हुआ। उसी के स्थापना समारोह में गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक स्पीच दिया था भारत में। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं गुरु, ये प्रश्न पर चर्चा हम कर चुके हैं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, पर उसका नेता कौन था पूछ रहा है भाई। जब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया गुरु, तो उस समय 3 लोग मेंबर भारत आए। ब्रिटेन के कैबिनेट से 3 मंत्री भारत आए और तीनों मंत्री में नेतृत्व किसने किया पूछ रहा है। पानी पी लेते हैं जरा। भाई 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे। कहते हैं उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी।
और उस सरकार का मुखिया थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लीमेंट एटली। कहते हैं जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ही थे। तो एटली जो थे उनके मंत्रिमंडल के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए, जिनका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग भारत आए। तीनों में नेता कौन थे भैया? तो आंसर होगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके नेता थे। पैथिक लॉरेंस नोट कीजिए भाई, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, 3 लोग भारत आए। इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इस मिशन का नेतृत्व किसने किया? पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन के फैसला के आधार पर ही, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में संविधान सभा बना और भारत में अंतरिम सरकार बनी। भारत में संविधान सभा किसके आधार पर बना? क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन। और भारत में अंतरिम सरकार भी बनी कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर। नोट कर लीजिए और याद रखिए, उस संविधान सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थे। उस अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थे। इसीलिए कहा जाता है कि भैया उस समय दोनों को शामिल किया गया। इसका मतलब कि कैबिनेट मिशन जो है भारत पाकिस्तान को जोड़ने का अंतिम प्रयास किया। क्वेश्चन आता है, अंग्रेज द्वारा भेजा गया कौन सा मिशन था? कौन सा ऐसा मिशन था जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन को टालने की अंतिम कोशिश की गई? कैबिनेट मिशन। तब न जिन्ना को मिर्ची लगा कि भैया जब संविधान सभा भी एक ही रहेगा, अंतरिम सरकारों एक ही रहेगा, तो पाकिस्तान तो बनबे न करेगा। तो ये आदमी पगला गया। तो 16 अगस्त 1946 को इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब रावलपिंडी, नोआखली, कलकत्ता, अमृतसर दंगा भड़क गया। 3 दिन में 8 से 10 हजार लोग मरे। हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे, मुसलमान हिंदू और सिख के खून के प्यासे पूरा मरे लोग। अंत में लोगों के लास्ट पर गांधी जी को भारी हृदय से फैसला लेना पड़ा कांग्रेस को कि भैया पाकिस्तान बन जाए तब दंगा रुकेगा। तब फैसला ले, तब जाके दंगा रुका। सोचिए क्या स्थिति थी। रावलपिंडी से जो ट्रेन अमृतसर आती थी लाश भरा हुआ, अब अमृतसर से रावलपिंडी जाती थी डेड बॉडी भरा हुआ, खून से टपकता हुआ ट्रेन जाता था। ऐसी स्थिति थी। चलिए भैया तो जाने दीजिए, जिन्ना ने जो किया उससे एक नया देश पाकिस्तान बना। लेकिन आज उसकी दुर्गति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं। चलिए भैया, पैथिक लॉरेंस याद रखना, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में क्या बना? अंतरिम सरकार और संविधान सभा, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों थे। चलो, जब संविधान सभा बना तब उसमें कितने मेंबर थे? 389 लिखो। जब संविधान सभा बना तब उसमें कुल 389 मेंबर थे, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान तब संविधान सभा में कितने मेंबर हो गए? 299। इसको भी नोट करो। जब मुस्लिम लीग थी, संविधान सभा बना था, उस समय 389 मेंबर पर मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान तब कितने मेंबर? 299। याद करना 299। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन जो था? 3 लोग थे बस कैबिनेट मिशन में। वो 3 के अलावा कौन नहीं था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। विलियम वुड नहीं थे। गुरु, कैबिनेट मिशन के इनमें से मेंबर कौन नहीं था? तो विलियम वुड। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आपके बदले में ले रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो। गुरु, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, आसमान तो क्या, आसमान के बाहर भी छेद होगा। बस पढ़िए मन लगा के, रात दिन एक कर पढ़िए, कभी हारना नहीं है। आप अकेले थे, किसी के साथ की आपको जरूरत नहीं है। इतनी क्षमता है कि एक बार आप लय बना लिए पढ़ाई में, इस कर लिए अपने लक्ष्य से, अपनी पढ़ाई से, तो किसी के औकात नहीं कि फिर आपको चमकने से रोक सकता है। और आप टेंशन ना लो, कोई साथ दे ना दे, हम आपके साथ खड़े हैं गुरु। चलिए, कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? पत्रकार। क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन पत्रकार था जो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में था? लिखो, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो पत्रकार थे वो इंडियन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। सब में लिखवा देता हूं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो पत्रकार काम कर रहे थे उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका जन्म कानपुर में हुआ था और उनकी पत्रिका का नाम है प्रताप। लेकिन पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था? तो बेब मिलर था। बेब मिलर अमेरिका का रहने वाला, अमेरिका का पत्रकार
पूछा जाता है दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था? तो आंसर होगा बेब मिलर। और लिखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था? तो लिखिए आंसर लुई फीसर, ये भी अमेरिका का था। पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था, कौन अमेरिकी पत्रकार था? लुई फीसर, लुई फीसर भारत छोड़ो आंदोलन में। अब पूछा जाए कौन पत्रकार था गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में या दांडी मार्च में? तो बेब मिलर। चंपारण सत्याग्रह में कौन पत्रकार था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। आपको पता है जब राजकुमार शुक्ल को जब किसान का चंपारण में जब तिनकठिया सिस्टम से किसान परेशान थे तो राजकुमार शुक्ल पहले गांधी जी से नहीं मिले थे, राजकुमार शुक्ल पहले गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले थे कि कुछ करिए ना, बड़ी दिक्कत हो रहा है। तब गणेश शंकर विद्यार्थी बोले कि आप हमसे मिलने से कुछ नहीं होगा, आप गांधी जी से मिलिए। गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर ही मैं बता दूं आपको राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए थे और वही मिलवाए थे गांधी जी से। गणेश शंकर विद्यार्थी चलिए हम मिलवा देंगे, बहुत बड़ा लीडर है, वही कुछ कर सकते हैं। हालांकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी अपनी पत्रिका, लिख लो बिहार स्पेशल, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रिका प्रताप में चंपारण में हो रहे नील की खेती के नाम पर जो अत्याचार था उसके लिए एक लिखा लेख जिसका शीर्षक था चंपारण में अंधेरा। चंपारण में अंधेरा नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी मैगजीन प्रताप में चंपारण में नील के खेती के नाम पर जो अत्याचार चल रहा था उस पर एक लेख लिखा था अपनी पत्रिका में जिसका शीर्षक था चंपारण में अंधेरा। और उनके कहने पर ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और मिलवाए कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी ही मिलवाए। गांधी जी के साथ दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन में वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार था और भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फीसर अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में था। इतना बात याद कर लेना गुरु, एक सवाल नहीं छूटेगा। आगे आते हैं, आज आग लगेगा। आज ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगा और बेहतर जानकारी परीक्षा में आने वाली जानकारी दूंगा गुरु। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग पेश किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसका अध्यक्ष भी था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किया और यह अधिवेशन 1929 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन, मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1929 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। और उसी में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग पेश की। किस लिए पेश किया भैया? उस जमाने में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, मुसलमान आरक्षण ले लें लेकिन अलग से निर्वाचन ना करें, आरक्षण ले लें, पूरी सीट ले जाएं, पर संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, अलग से निर्वाचन नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर जिन्ना और मुस्लिम लीग खफा थे। इसीलिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट जिसमें संयुक्त निर्वाचन की बात की गई, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का समर्थन नहीं किया गया। इसी बात से जिन्ना और मुस्लिम लीग नाराज थे। तो अगले साल 1929 में मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और इसी में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग पेश किया। याद रखो 28 में नेहरू रिपोर्ट जो कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का विरोध किया, तो अगले ही साल ऐसे याद रहेगा 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में क्या हुआ? 14 सूत्री मांग जिन्ना ने पेश किया जिसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का समर्थन किया गया था। और मैं बता दूं 1929 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसके पहले, सुनो, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार, नोट कर लीजिए, कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार नेहरू कब बने? 1929 में ही। और 1929 में ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। हम मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहा हुआ दिल्ली में, उसके अध्यक्ष जिन्ना थे। मुस्लिम लीग का 1929 के अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ उसके अध्यक्ष पहली बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना। तो 14 सूत्री मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने कब पेश किया?
1929 के दिल्ली मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में। और मैं बता दूं 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उसके पहली बार अध्यक्ष बने नेहरू और उसमें बड़े बड़े फैसला लिया गया। 1929 के लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके पहली बार अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया। क्वेश्चन आता है, पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा किसमें दिया गया? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारत का झंडा, तिरंगा झंडा, कांग्रेस में तिरंगा झंडा कब फहराया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसकी फैसला भी कहां हुआ? तो भैया लाहौर के 1929 के अधिवेशन में। हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसका फैसला भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का नारा भी लाहौर अधिवेशन में। पहली बार तिरंगा भी फहराएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और उसी साल मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1929 में दिल्ली में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष बने और अपने 14 सूत्री मांग पेश किए। सारी बातों को याद करो। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने ही कहा था। महात्मा गांधी ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा। महात्मा गांधी ने ही सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा। महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा। याद करिए। चलिए भैया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया? एकदम एक सवाल नहीं छूटेगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज का सेशन एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम से बेहतरीन और फ्रूटफुल और जो कह सकते होने वाला है, क्योंकि आज ज्ञान का बरसात होने वाला है गुरु। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से उनको क्या कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। महात्मा गांधी से हजार विवाद होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता जिन्ना है। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही न्यायालय में किसी को भी जेल भेजा जा सकता था? बिना मुकदमा चलाए, बिना केस चलाए, बिना सबूत के, शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए अंदर कर दो। ये नियम बन गया था जिसको बोलते थे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, जिसे देशद्रोह कानून या सेडिशन एक्ट भी कहते हैं, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, ब्लैक बिल कहा था। महात्मा गांधी ने काला कानून, ब्लैक बिल किसको कहा? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो 18 मार्च 1919 को एक कानून आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919। 18 मार्च ये कानून कब आया? तारीख भी याद कर लो। 1919 को एक कानून आया रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना केस चलाए शक के आधार पर, अजी आप आतंकवादी लग रहे हैं, चलिए जेल, बिना सबूत के जेल चल जाओ, ऐसा नियम था। सोचिए कितना कड़ा कानून, कितना दर्दनाक, बिना कितना अन्याय वाला कानून था कि जेल भेज दिया जाता था शक के आधार पर। तो गुरु 2 साल का जेल होता था, मिनिमम नियम था इसमें, ये भी नोट कर लेना। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। और इसे सेडिशन एक्ट या देशद्रोह कानून भी कहा जाता था। सेडिशन एक्ट या देशद्रोह कानून भी कहा जाता था। और मैं बता दूं, इस कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नोट करो। इस कानून के तहत गिरफ्तार पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, नोट करो भैया, नोट करो, एक भी सवाल छूटने का नहीं। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग लोग गए। अमृतसर में एक बाग था, कंजस्टेड बाग, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल उस दिन बैसाखी का दिन था। ऐसे भी पर्व त्योहार में शहर में भीड़ होता है। जब कोई नेता आ जाए तो बिना मतलब के भी भीड़ चली जाती है। पूरा जलियांवाला बाग बिना मतलब के भी लोग गए थे, कुछ मतलब के भी लोग गए थे, ठसाठस भरा हुआ था। भाषण चल रहा था। उस समय पंडित ब्रिज गोपीनाथ नामक व्यक्ति कविता पढ़ रहे थे। पंडित ब्रिज गोपीनाथ डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में
कविता पाठ कर रहे थे, भीड़ भरी हुई थी। उसी समय जनरल आर.एस. डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और जनरल ओ. डायर ने सब पर गोलियां बरसाई। जनरल आर.एस. डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और जनरल ओ. डायर ने सब पर गोलियां बरसाई। 1000 से ऊपर लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि लगभग 350 लोग मरे हैं, लेकिन भारतीयों का कहना था 1000 से ऊपर लोग मरे हैं उस गोलीकांड में। क्योंकि निकलने का पतला रास्ता था, एक कुआं था, कुछ उसमें कूद के मर गए, कुछ को गोलियां लगी, 1000 से ऊपर लोग मरे। तो भैया डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, जो रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे, इनके गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां निहत्थों पर गोली चलाई गई और 1000 से ऊपर लोग मरे। इस घटनाकांड के बाद 2 कमेटी बनी, जांच कमेटी। इंडिया में तो ही ना होता, आज भी वही हो रहा है। कोई घटना हो जाए तो कमेटी बना दो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। कोई पूछे कि क्या हुआ उस घटना में, तो बोल देंगे कमेटी जांच कर रही है। और फिर कमेटी को तो बोल ही देंगे हम कि ठीक से करना, बचा लेना इसको। गुरु, हम वही अंग्रेजी पत्ती को आज भी अपना के चल रहे हैं। खैर, जाने दीजिए। तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। आर.एस. डायर ने गोली चलाने के आदेश दी, ओ. डायर ने गोली चलाया। इस कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई इस घटना की जांच के लिए, जिसका नाम था हंटर कमेटी। लिखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने बनाया हंटर कमेटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस कमेटी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच के लिए अपनी कमेटी बनाई, जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। लिखो, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 कमेटी बना, एक सरकार ने बनाई, एक कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सरकार की कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, रट लो, और कांग्रेस पार्टी की कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड या सर जो बोलिए, उस समय नाइटहुड को ही सर बोलते थे। सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी ने लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि यमुनालाल बजाज ने लौटा दी। और सी शंकरन नायर ने क्या लौटा दिया? सी शंकरन नायर ने लौटाया नहीं बल्कि रिजाइन कर दिया गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से। गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद से किसने रिजाइन दे दिया? तो भैया कौन रिजाइन दिया? तो ये रिजाइन दिया सी शंकरन नायर ने। इसको नोट कर लीजिए। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, कहीं से सवाल नहीं छूटना चाहिए। 2 कमेटी बनी, कौन कौन? एक कमेटी बनी हंटर कमेटी है, दूसरा मदन मोहन मालवीय कमेटी। जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कर दिया। कैंगस्टन हॉल इंग्लैंड में एक हॉल है जहां पर उच्च लोग, माने उच्च वर्ग के लोग, धनी लोग, अमीर लोग फंक्शन करते हैं, पार्टी करते हैं, मीटिंग करते हैं। उस हॉल का नाम है, लंदन में है, कैंगस्टन हॉल। उसी हॉल में जनरल डायर को घुस कर उधम सिंह ने क्या कर दी? गोली मार दी। 13 मार्च 1940 को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। हाँ वही, अरे भैया सहयोग आंदोलन के समय मेरे भाई रोहले, ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, रोहलेट एक्ट हुआ, उसके जस्ट बाद ही गांधी जी ने लौटाया। तब असहयोग आंदोलन भी तो जस्ट बाद ही ना शुरू हुआ 1920 में, दौरान नहीं कहिए। इस घटना से दुखी होकर सारी चीजों ने बाद में लौटाने का काम शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। और जलियांवाला बाग कांड के जस्ट बाद है ना असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो। मजा आ रहा है तो लिखो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप जब लिखते हैं कि अच्छा लग रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपके मोटिवेशन की मुझे भी जरूरत होती है गुरु। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आओ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को लिखा हुआ है यहाँ पर। किससे संबंधित है? ये गलती मत करना, इसको गलती मत करना। गांधी इरविन समझौता थोड़ी देर पहले बताया हूं। दांडी मार्च के समय, जब दांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930 को, तो लोग साबरमती से चले दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। जिस दिन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल को, उसी दिन से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया।
5 मार्च 1931, मार्च का महीना बड़ी महत्वपूर्ण है 31 में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। भैया इसीलिए गांधी जी पर आरोप लगता है कि 5 मार्च को आप वायसराय इरविन से समझौता कर रहे थे, चाहते तो भगत सिंह को मुक्ति मिल सकता था, भगत सिंह छूट सकते थे, फांसी नहीं मिल सकता था, आपने कोशिश ही नहीं की। चलिए ये बात गांधी पर आरोप लगता है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, नोट कर लीजिए, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और उसी महीने 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। किस कारण से? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में तीनों को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेल के नियमों के खिलाफ जाके, फांसी दिन में नहीं होती थी लेकिन दिन में दी गई। खैर आगे आइए, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, महाराज्यपाल कौन थे? गुरु। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी और प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे, भारत के अंतिम वायसराय। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे, उसी समय भारत को आजादी मिली। क्वेश्चन आता है, जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत को आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब भारत को आजादी मिली थी। और जब आजादी मिली तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए आजादी के बाद? माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। चलिए आगे आइए, राजगोपालाचारी के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था जब आजाद हुआ भारत? तो क्लेमेंट एटली। उसमें ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार। याद कर लो, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना आपका काम है। सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह। चलो गुरु, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया। म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। संघ सूची और राज्य सूची बनाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। राज्य को, प्रांत को स्वायत्ता प्रदान की गई। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लगा। रटो 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 गुरु, 1935 के अधिनियम में केंद्र में स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। राज्यों को स्वायत्त बनाया गया, प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया। संघीय सरकार की बात की गई और बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये सब हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम किसके आधार पर बना था? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया, उसके रिपोर्ट के आधार पर बना 1935 के भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ? तो प्रांत को स्वायत्ता दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, संघीय सरकार की बात की गई, संघ सूची, राज्य सूची बना और बर्मा को भारत से अलग किया गया। चलिए, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बना था। नोट कर लीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन बना 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 1928 में। पहले कहां आया? बंबई। साइमन कमीशन सबसे पहले बंबई आया। साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि उसके सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन क्यों बना था? तो लिखो, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन बना था। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की डेथ हो गया। और साइमन कमीशन का विरोध बिहार में किया गया। साइमन गो बैक नारा से नहीं, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। चलिए गुरु, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में के नायक कौन थे?
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे गुरु, पूछ रहा है। नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक थे। उसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह शामिल थे। काकोरी लखनऊ के बगल में एक स्टेशन है, लखनऊ के पास ही एक स्टेशन, जैसे पटना के बगल में फतुहा है ना, पटना के बगल में हाजीपुर है ना, वैसे ही लखनऊ के पास में काकोरी स्टेशन है जहां ट्रेन को लूटा गया। उसमें शामिल थे ये चंद्रशेखर आजाद, अश्फाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। ट्रेन लूट ली गई। इस ट्रेन लूट कांड में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सबको फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद भाग निकले, पकड़ में नहीं आए, इसलिए बाकी सब पकड़े गए, सबको फांसी दी गई। पूछा जाता है एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो काकोरी ट्रेन कांड के बाद बच निकले थे, तो चंद्रशेखर आजाद थे। उनका कहना था आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। 1931 में ये घटना कब हुआ काकोरी कांड? काकोरी कांड का नाम मोदी जी बदल दिए। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के मोदी जी क्या रख दिए? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिए। काकोरी ट्रेन एक्शन यह हुआ 9 अगस्त 1925 को। नोट कर लीजिए घटना कब हुआ। 1925 को यह घटना घटी, सबको फांसी दी गई चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, किसी देशद्रोही घटिया व्यक्ति ने उनकी मुखबिरी कर दी और वहां पर फोर्स पहुंच गया, मुठभेड़ हुआ, गोलीबारी हुई, एक गोली बचा तो खुद को उन्होंने गोली मार दिया। बोले जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं जाएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद का प्रण था। आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद पार्क, होना भी चाहिए था। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसके नेतृत्व किए, उसका पूरा प्लान इन्होंने बनाया। काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम आपके लिए, आगे बढ़ते हैं गुरु। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं 623 जुड़े हैं, 527 लाइक है। सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक कर देने से रीच बढ़ता है और लोग तक पहुंचता है। हम चाहते हैं कि तैयारी 1 में जितने बच्चे हमारे थे वहां तक वीडियो पहुंचे, और सेशन को लाइक कर दो और सेशन के लिंक को अपने स्टेटस में लगा लो। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? भाई मैंने बता चुका हूं, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। नवंबर 1927 लिखो, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बना और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। फरवरी 1928 में सबसे पहले बंबई, साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया? बंबई, जहां नारा लगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और पूरे भारत में गूंज उठा साइमन गो बैक के नारों से। लाला लाजपत राय की हत्या हुई। लाला लाजपत राय मरते समय बोल गए, मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। किसने कहा? लाला लाजपत राय। उनकी हत्या का बदला लिया भगत सिंह ने। पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी लाला लाजपत राय के बदला लेने के लिए। तो साइमन कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए उसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन क्यों बना? तो लिखो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। भारतीय इसलिए नाराज थे, 1919 का कानून हमारा कानून है, हमारे लिए कानून है, जांच करेगा पूरा अंग्रेज, एक आध 2 मेंबर हमारा भी तो होना चाहिए। एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928। भारत कब आया ये पूछ रहा है। 1928 कहां आया पहली बार? तो पहली बार बंबई में आया। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम बना। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम बना। जनरल माइक डायर की हत्या किसने की? जनरल माइक डायर, जनरल डायर की हत्या इंग्लैंड के कैंगस्टन हॉल, मैंने बताया है सन 1900 में उसका नाम पड़ा कैंगस्टन हॉल, जहां अमीर लोग, ब्रिटेन के अमीर लोग आके पार्टी सार्टी करते थे। उस जगह का नाम था कैंगस्टन हॉल। उसी हॉल में घुसकर जनरल डायर को गोली मार दी। किसने? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो बच्चा था, अपने आंखों से उस तांडव को देख रहा था और कह दिया था इस राक्षस को मार दूंगा। भैया उधम सिंह ने इंग्लैंड में उसके घर में घुसकर जनरल डायर को मार दी गोली, और जनरल डायर हो गया अल्लाह का प्यारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? भैया
इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को सीआर दास या देश बंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इनके नाम पर ही बंगाल में चित्तरंजन रेल कारखाना है। चित्तरंजन में, बंगाल के चित्तरंजन में रेल कारखाना है। चित्तरंजन रेल कारखाना चित्तरंजन दास के नाम पर ही रखा गया उसका नाम। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1922 में गया सेशन में बिहार में गए। 1922 के बिहार के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। चित्तरंजन दास मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब? चित्तरंजन दास मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब? 1922 में। नोट कर, 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 अगस्त 1920 को क्या बनाया? कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1925 में हुआ था। इनकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चित्तरंजन दास दोनों एक ही साल में मरे थे। चित्तरंजन दास जिस साल मरे उसी साल सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी डेथ हुआ। 1925 में चित्तरंजन दास और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों का डेथ हो गया था। इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब चित्तरंजन दास का है। इनको देश बंधु कहते हैं। और दीन बंधु किसको बोलते हैं? सीएफ एंड्रयूज को। लिखो, देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं और दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो, गुरु जुड़े हो तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो सारे ग्रुप में। चलिए, असहयोग आंदोलन, गलती टाइप हो गया है। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग होगा यहां पर, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 के अधिनियम, इन सब के खिलाफ, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 के अधिनियम, भारत के साथ होने वाला धोखा, इसके कारण शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन अंतिम आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंतिम आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद फिर कभी किसी आंदोलन में, भारत की आजादी के लिए कभी मुसलमानों ने कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसके बाद मुसलमानों का मेन एजेंडा था एक नया देश बनाना, मुस्लिम के नाम पर उनका मेन एजेंडा था। जब भारत आजाद हो कोई मतलब नहीं, जब आजाद होगा तो मुसलमानों के लिए अलग देश दे दीजिए, बात खत्म। अंतिम आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने अपना बड़े लेवल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहा गया था सारे वकीलों से, जजों से अंग्रेज के कोर्ट से रिजाइन कर दे, सारे वकील अपना वकालत छोड़ दें, जज अपना जजमेंट छोड़ दें, प्रोफेसर उनके कॉलेज छोड़ दें, बच्चे उनके स्कूल छोड़ दें और उनके कपड़ों को जलाया गया। पूछा जाए सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों को जलाया गया किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग, लिखो, असहयोग आंदोलन के दौरान ही सबसे अधिक विदेशी कपड़ों में आग लगा दिया गया। एकदम से विदेशी कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, जिसके घर में है निकाल के लाए और उसमें आग लगाया जाता था। गांव के में सब इकट्ठा करते थे दिन भर विदेशी कपड़ा और शाम को उसमें आग लगाया जाता था। इस बात से रविन्द्रनाथ टैगोर खुश नहीं थे। उन्होंने कहा विदेशी कपड़ों को जलाने से क्या आजादी मिल जाएगी? ये कोई विरोध का तरीका है? ये सिर्फ बर्बादी है। विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक बर्बादी है। किसने कहा? क्वेश्चन आता है तो आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसने कहा विदेशी कपड़ों को जलाया जाना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार है? ये बात गांधी जी ने कहा। लिखो, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किसने कहा विदेशी कपड़ों को जलाया जाना उनके साथ अच्छा व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। ये दोनों चीज याद रखो। असहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ जैसे कॉलेज खुले। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, ये सब कब बनाए गए? असहयोग आंदोलन के दौरान। रट लो गुरु, असहयोग आंदोलन के दौरान ही गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ बना। और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। 22, नोट करना,
संख्या 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया। इस बात से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को बंद कर दिया। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, सिपाहियों को जिंदा जलाया गया और उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इस आंदोलन के शुरू होने के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब आंदोलन शुरू हुआ तब वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब यह आंदोलन बंद हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन शुरू होते समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के बंद होते समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। नोट करो, लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन बंद हुआ तब वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय थे, गवर्नर थे जो यहूदी थे। सारे के सारे वायसराय कौन थे? ईसाई थे। एकमात्र वायसराय जो यहूदी था कौन था? रीडिंग। क्वेश्चन आया हुआ है, एकमात्र वायसराय जो यहूदी था लॉर्ड रीडिंग। एक सवाल नहीं छूटने देंगे गुरु। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब कब बना? ये सब बना असहयोग आंदोलन के समय। अब मुसलमानों ने अंतिम बार सबसे बड़ी भागीदारी किस आंदोलन में? अंतिम बार, उसके बाद नहीं। असहयोग आंदोलन। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने लिखा? ये किताब किसने लिखा? एक किताब नहीं, उक्ति है, ये उनका एक कोटेशन है। हु लिव्स इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, कहा था। हु लिव्स इंडिया इफ इंडिया डाइज, नेहरू जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम अहमदनगर जेल से कई सारी चिट्ठियां लिखी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर जेल में रखा गया था। उस जेल से ही जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी को कई चिट्ठियां लिखी, जिसको एक किताब में संकलित किया गया है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो नेहरू जी का किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कहां से लिखे? अहमदनगर जेल से। उनकी एक किताब है नेहरू जी का, इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी एक दूसरी किताब का नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और तीसरी किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1929, 1936, 1937। नेहरू जी 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक बार अंतरिम सरकार में, एक आजाद भारत में, और 3 बार चुनाव लड़के। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे तब गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री बने, कार्यकारी प्रधानमंत्री। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। कोशिश करता हूं अधिकतम बात बताने की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, जिससे बात करने कौन गए थे? बताया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद बात करने गए थे क्रिप्स मिशन के साथ। वही क्रिप्स मिशन जिसे गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का चेक कहा या उत्तर दिनांकित चेक कहा। गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन को जब आया मार्च 1942 में, तब उस समय लिनलिथगो थे वायसराय। लिनलिथगो 1936 से 1944 तक वायसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक वायसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव नोट कर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें भारत को स्वराज देने की बात की गई थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस, भारत को स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज में तो आजादी हो जाएगा, स्वराज देने की क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया किस प्रस्ताव में कि हम भारत को स्वराज देंगे? अगस्त प्रस्ताव। 1946 के अगस्त प्रस्ताव में भारत को पहली बार सरकार की तरफ से मिला प्रस्ताव कि भैया आपको हम अब देंगे स्वराज, आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। चलिए इतना बात जरूर याद कर लीजिए। एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। हारना मना है, चलते रहना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर उड़ सकते हो उड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, चल सकते हो चलो, रेंग सकते हो रेंगो, लेकिन रुको मत, रेंगो ही सही पर चलते रहो। कलाम साहब ने भी कहा, लाख अंधेरा हो, लाख विपत्ति हो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो एक एक कदम ही बढ़ाओ, पर बढ़ाते रहो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और तुम बहादुर हो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ज्योतिष तो नहीं, पर इतना जरूर भरोसा है कि हर इंसान यदि ठान ले मतलब कुछ भी कर देगा वो।
चलो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, वही भगत सिंह जिनका जन्म कहां हुआ था? पंजाब के लायलपुर में हुआ था। पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में, पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया था। 1926 में भगत सिंह ने क्या बनाया था? भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा किसने बनाई? भगत सिंह। भगत सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। इनका जन्म हुआ था पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में। नोट कर लीजिए गुरु। आगे आते हैं। इन्होंने क्या बनाया 1926 में? भारत नौजवान सभा। इन्होंने ही एक किताब लिखी मैं नास्तिक क्यों हूं। आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। मजा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो बार लिखिए जी सर। सभी लोग बार यस सर लिख दीजिए तो कमेंट में जल्दी से लिखिए सभी लोग। आपका कमेंट भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और सेशन लाइक नहीं की तो लाइक कर देना। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? शामिल नहीं था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिखो 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। वो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। महाराष्ट्र के वर्धा में पारित हुआ। लेकिन आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लिखो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने कहा गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, करो या मरो। यानी कहा जाता है गांधी जी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, मार दो गुरु, या तो मर जाओ या तो मार दो। पहली बार गांधी जी डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बोल दिया मारो। गांधी जी प्रैक्टिकल आदमी थे। वो जानते थे कब अंग्रेज कमजोर है, कब हाथ उठाना है। वो जानते थे कि अगर वो मजबूत रहेगा हाथ उठा देंगे तो हम ही को ठोक देगा। चुपचाप जब मजबूत है तो पिटा जाएंगे, काल पर चलेगा, कमजोर होगा तो बेटा थूर देंगे। वो गांधी जी थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें गांधी जी ने कहा कि गुलामी में जीने से अच्छा मर जाओ, यही नारा था, करो अमरो, डू एंड डाई। और गुरु 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत लिखिए कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। किस लिए? सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। गांधी जी को पुणे के यरवदा जेल में बंद किया गया। 9 अगस्त को सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर। और गांधी जी को पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। नेहरू जी को अहमदनगर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को यही पटना के बांकीपुर जेल, पटना में देखे होंगे स्टेशन के सामने बुद्धा पार्क है, आज उसमें पार्क बन गया। उसमें पहले बांकीपुर जेल था, जेल का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें है। तो भैया राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया, पंडित नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। उस समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर को, जिस दिन दिवाली का दिन था, 9 अक्टूबर दिवाली की रात हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल बंद किया गया। जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात 9 अक्टूबर 1942 को, 9 अक्टूबर 1942 याद करो, 9 अक्टूबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए। बिहार स्पेशल में काम आएगा। 9 अक्टूबर 1942 को दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण फरार हो गए और चले गए कहां? नेपाल के राजबिलास के जंगल में। नेपाल के राजबिलास के जंगल में उन्होंने आजाद दस्ता बनाया। लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन में लड़ाई लड़ने के लिए, भारत को एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए, भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको एक मंच देने के लिए, उनको एक उद्देश्य देने के लिए आजाद दस्ता की स्थापना 1942 में किया गया। नेपाल के राजबिलास के जंगल में। नोट करो, नेपाल के राजबिलास के जंगल में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता की स्थापना की। उद्देश्य था क्रांतिकारियों को सही रास्ता दिखाना और उद्देश्य बताना। गुरु आजाद दस्ता की स्थापना हुआ। हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ? जयप्रकाश नारायण। कब फरार हुए? दिवाली की रात 9 अक्टूबर 1942 को।
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, प्रभावती देवी। और वही जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी की सरकार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के छपरा जिला, छपरा माने सारण जिला, बिहार के छपरा सारण के सिताब दियारा में जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। खैर, इतना बात याद रखिए। तो अंबेडकर शामिल नहीं हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अहमदनगर जेल में किसे बंद किया गया? जवाहरलाल नेहरू। सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है क्या भैया? बहुत बड़ा बड़ा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। सर जी के एक दिन पूरा सेशन, हाँ ज्योग्राफी आज करेंगे हम, सेशन के जस्ट बाद ज्योग्राफी होगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की आजादी के समय कांग्रेस लोग बताए हैं, भारत को जब आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत को आजादी मिली तब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत को आजादी मिली तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नोट कर लीजिए, ये वही जेबी कृपलानी हैं। जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिए तो आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर में कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज जिसका पुराना नाम था ग्रेगरी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, उसी का नाम बदल के लंगट सिंह कॉलेज कर दिया गया, एलएस कॉलेज जिसको बोलते हैं। पहली बार जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में ही प्रोफेसर बने। बाद में इन्होंने बीएचयू में भी पढ़ाया। बाद में इन्होंने गुजरात विद्यापीठ, जो मैंने बताया असहयोग आंदोलन में जो गुजरात विद्यापीठ बना था, उसके प्रधानाचार्य, उसके प्रिंसिपल के रूप में भी काम किए। जेबी कृपलानी गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किए, बीएचयू में भी पढ़ाए, पर सबसे पहली नौकरी एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में इनको लगा। ये चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी के सहयोगी थे। इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। अब भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जेबी कृपलानी याद कर रखिएगा नाम। जनता पार्टी जब बनी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ तो उसकी स्थापना में भी इनका बड़ा रोल था। तो जेबी कृपलानी को जनता पार्टी की स्थापना में भी बहुत बड़ा रोल था। ये वही जेबी कृपलानी हैं जो गांधी जी के फॉलोअर थे। और ये पढ़ाई खत्म करने के बाद एलएस कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज में प्रोफेसर बने, बाद में बीएचयू में भी पढ़ाए और उसके बाद गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य भी रहे। जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। खैर जाने दीजिए इसको। और जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। आगे आइए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन। सबको साउंड आ रहा है? एक बार बताइए, सभी को साउंड मिल रहा है? मेरा साउंड आ रहा है तो एक बार बोलिए कि जी सर साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान का सीमांकन किया था। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आगे आता हूं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां से कहां की यात्रा में थे? मेरी क्वेश्चन गलती हुआ, कनपट्टी फोड़ेंगे गुरु। एक बार से बताओ, सब आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, और सेशन को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को शेयर कर दो गुरु, और सेशन को लाइक कर दो। लाइक करने में कितना टाइम लगता है गुरु? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तब वो कहां थे? जहाज से इंग्लैंड से कहां रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। आप गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, जहां आवाज गैप होगा मैं कमेंट देख रहा हूं, बताना, हमको डर लगता है कहीं आवाज न चला जाए। भाई जहाज से इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या लिखा? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। और हिंद स्वराज के बाद गांधी जी ने एक और किताब लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा थी। गांधी जी की 4 मैगजीन भी था। कौन कौन भैया? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। नोट कर लीजिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना किसने की और कब की? 1919 में किया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नोट कीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इनका जन्म 1848 में हुआ और इनकी मृत्यु 1925 में हुआ। जन्म 1848, मृत्यु 1925 और 1869 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा पास की। नोट करो गुरु,
भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाला। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नोट कीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे। सुन लो, हर दिन शाम 7:15 बजे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इस वजह से हम 2 दिन लाइव नहीं आ पाए। संडे और मंडे आपका लाइव नहीं हो पाया ठीक से, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि आपको वेट करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा विश्वकर्मा जी की कृपा से और मां सरस्वती की कृपा से। तो आप लोग जुड़े रहिए, शाम 7:15 7:30 बजे हर दिन आपका लाइव होगा। लाइव सेशन कभी गैप नहीं करेंगे गुरु, टेक्निकल फॉल्ट के कारण गैप करना पड़ा मुझे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में, मृत्यु 1925 में। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने 1869 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम का संस्था बनाया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया 1876 में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना भी 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पत्रिका का नाम था बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम था बंगाली। इनकी पुस्तक का नाम था अ नेशन इन द मेकिंग। इनकी किताब का नाम था अ नेशन इन द मेकिंग। इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली। बंगाली पत्रिका था पर उसकी भाषा थी अंग्रेजी। पत्रिका का नाम बंगाली था पर भाषा अंग्रेजी था उसका। इनकी किताब का नाम अ नेशन इन द मेकिंग। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1895 में पुणे में, 1895 में पुणे में कांग्रेस की अध्यक्षता की और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1895 पुणे और दूसरी बार 1902 अहमदाबाद में। नोट कर लीजिए, कांग्रेस का संविधान पहली बार किसने लिखा? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए। चलिए एक बार सेशन कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन कब बना? 1919 में। और इंडियन एसोसिएशन कब बना? 1876 में। दोनों कौन थे? दोनों के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और मैं बता दूं आपको कि इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, हर दिन शाम 7:15 बजे। एक बार 669 लोग जुड़े हैं। एक बार बताइए आप लोग सेशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो एक बार बताइए। आगे आइए नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया? हाँ, बिहार स्पेशल भी लेंगे सेशन, मैं लूंगा सेशन बिहार स्पेशल भी। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता बता दिया हूं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? जहां लग जाए हरिजन उस सब में गांधी जी आंसर होगा, रट लो। जहां लग जाए हरिजन उस सब में आंसर होगा महात्मा गांधी। देख लो भैया, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। और भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नोट करो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। ट्रिक बता दिया, जहां लगा हो हरिजन टिक लगाओ महात्मा गांधी, हरिजन लगा हो महात्मा गांधी होगा आंसर। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भीमराव अंबेडकर और अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। संविधान का पिता किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर को। संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन, विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सब के समय पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। ये वही चर्चिल है जिसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे लंदन। धोती ओढ़ के, धोती पहन के, लोग टाई पहन के आए थे, तो चर्चिल ने मजाक उड़ाया था गांधी जी का, कहा था यह अधनंगा फकीर कौन आ गया है। तो गांधी जी को अर्धनग्न या अधनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। वही चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न पढ़िए, गलती नहीं करना। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है तो अगर कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पढ़ने आ गया हूं, कमेंट कीजिए। एस खान, अर्चना सिंह, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है सेशन, जल्दी बताओ। शिवम मंडल, स्टडी विथ आर, विकास सिंह जी, पिकेश कुमार, चलिए शंकर राम, बताओ जल्दी। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? जल्दी बताओ, इसका ऑप्शन ढक गया है, बताओ जल्दी। दीपक कुमार, ब्रजेश बाबा, चलिए चंद्रवंशी जी, गौरव जी, दीपक, विपिन, सब लोग सेशन को लाइक कर दो गुरु। दीपक कुमार, मोहम्मद असलम जी, चलिए अर्चना, नीरज, दीपक पांडे, राकेश राज, किम्मी, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद। एक बार सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ो। एक बार कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। धर्मेंद्र कुमार, चलिए रानी कुमारी, संजीव जी, चलिए सभी को शुभकामना। नीतू, दीपाली, मधु, पूजा, नेहा, चलिए प्रियंका, कविता, चलिए सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। और सब लोग जुड़ जाओ जल्दी से, सेशन को लाइक कर दो गुरु। सबका कमेंट हमें चाहिए, सब लोग सही उत्तर दे रहे हो। डी इज द राइट आंसर। मैं जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आप लोग उसको गुणे, बस सेशन को लाइक कर दो, सभी लोग जुड़ गए हो तो। पूजा, कृष्णा जी, दीपक पांडे जी, चलिए रानी कुमारी, दीपक, पंकज, चलिए सभी लोग को शुभकामना। विपिन जी, अमन जी, चलिए सभी को, किरण, चलिए सब लोग सेशन में जुड़े रहिए। और हर दिन शाम 7:30 बजे आगाज होगा इसी तरह के सेशन का। सेशन को लाइक कर दो। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था और उसके सभी के सभी मेंबर अंग्रेज थे। कब आया बताने की जरूरत नहीं है। बना कब? नवंबर 1927 में। भारत कब आया? फरवरी 1928 में। कहाँ आया पहली बार? बंबई में। क्यों बना था? तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। इसके रिपोर्ट के आधार पर क्या बना? 1935 का अधिनियम। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले सवाल पे आते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग, बताओ जल्दी, साइंस का सवाल आ गया। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु सभी लोग। हिस्ट्री ही पढ़ाइएगा क्या? नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी आज सुनिए, कोई जाएगा नहीं। आज हम लोग हिस्ट्री खत्म, 2 क्वेश्चन के बाद सेशन एमसीक्यू खत्म होगा तो भारत का भूगोल में पढ़ाना शुरू करूंगा। आज भारत के भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को मैं आज लाऊंगा आपके सामने। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई। जहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं, दांत देखने के लिए डॉक्टर साहब, कान देखने के लिए डॉक्टर साहब, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई। हेडलाइट में, कार के, बस के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग, दाढ़ी बनाने वाला, हजामत बनाने वाला, नाई की दुकान में अवतल दर्पण का प्रयोग, कान दांत देखने वाला में अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर करता है, और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सब में अवतल लिख लो, किसमें किसमें? नाई, दाढ़ी बनाने वाला, डॉक्टर वाला में, हेडलाइट में, और किसमें? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, भूलना मना है गुरु। और साइड मिरर में, जो बगल में ड्राइवर के बगल में लगा रहता है सामने, उसमें उत्तल दर्पण, या फिर उसमें कौन सा लगा रहता है? जो कपड़ा का दुकान है, दुकान वगैरह में जो कैमरा लगा रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण, साइड मिरर में भी उत्तल, कैमरा में भी उत्तल। ये सब याद कर लेना गुरु। आगे आओ, मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी साइड मिरर में, साइड मिरर में कौन सा दर्पण? पूछ रहा है कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर
या दुकान के कैमरा में उत्तल दर्पण, अब बाकी सब में अवतल दर्पण याद कर लेना गुरु। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? रोगियों के नाक कान अभी तो बताया हूं, गले की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आपको मिलेगा बोर्ड। कहां से आएगा बोर्ड? लाता हूं, पहले बैक करता हूं इसे। चलिए तो भैया आज हम लोग भूगोल की शुरुआत, कोई जाएगा नहीं, एक बार सेशन को लाइक कर दो। आज संपूर्ण भारत का भूगोल करने जा रहे हैं मोटा मोटी करके, इसलिए कोई जाएगा नहीं, सब लोग जुड़े रहिएगा। हम लोग बोर्ड पे आते हैं आज का। चलिए बोर्ड आ गया, हम लोग कलर चुन लेते हैं बोर्ड का, कौन सा कलर ठीक रहेगा। इस पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, रेड ज्यादा अच्छा है, एक बार करके ठीक है। थोड़ा सा रुको और मोटा करता हूं। चलिए अब हो गया। चलिए भैया भारत का भूगोल, भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके अंदर। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारत का भूगोल, यहां पर हम लोग बात करेंगे मुख्य प्रश्नों का। भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले भारत का, ऐसे ही डेली कुछ कुछ करवाते रहेंगे साथ में, भारत का भौतिक विभाजन करेंगे हम लोग। अब भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग करेंगे आज, विभाजन में आज हम लोग करेंगे, सुनो, आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा आज का चैप्टर होगा। लिखो भैया कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। पर सेशन को लाइक कर दो गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल होना चाहिए। भारत की तटरेखा, देखो भाई, भारत की तटरेखा जो है, तटरेखा का मतलब नदी का तट नहीं, समुद्र का तट। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है? इधर है अंडमान निकोबार, इधर है लक्षद्वीप। भारत में तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है अगर पूछा जाए तो भारत में यहां से लेकर यहां तक की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें आइलैंड शामिल नहीं है। आइलैंड का मतलब भारत के द्वीप शामिल नहीं है। भारत में समुद्र के किनारे की लंबाई अगर पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर आइलैंड को भी शामिल कर लिया जाए, भाई द्वीपों को हटाकर भारत के तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा की, आधा घंटा और सेशन होगा, सेशन से जुड़े रहो, जाना मना है गुरु, सेशन से जुड़ जाइए, अब बेहतरीन होगा, आज से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। द्वीपों को हटाकर भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है अगर ये पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर इस तटरेखा में हम द्वीप को भी शामिल कर लें, द्वीपों को भी शामिल कर लें, द्वीपों को शामिल करके तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है इसका नोट्स भी दे देंगे, तो है 7516 पॉइंट कुछ किलोमीटर। पूरा रखते हैं 7516 किलोमीटर। तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। भाई अगर केवल भारत के मुख्य भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। इसमें द्वीप को भी जोड़ दें, नाप करके द्वीप को भी नाप लें, जोड़ दें तो इसकी लंबाई हो जाएगा 7516 किलोमीटर। यानी भारत में समुद्र के किनारों की कुल लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर। अगर आइलैंड को हटा दे तब भारत में तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। अगर पूछा जाए राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो गुजरात की। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो लिख लो भैया, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। राज्य में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है बताइए तो क्या होगा? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की। लेकिन इसमें भी आइलैंड छोड़ के भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है
तो भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। लेकिन अगर पूछे कि उसमें आइलैंड को भी मिला लीजिए तब तटरेखा की कुल लंबाई, तो तब किसकी सबसे लंबी तटरेखा होगी? अंडमान निकोबार की। यानी पूरे भारत में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है, गुजरात से भी लंबी। संपूर्ण भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की है, अंडमान निकोबार की। नोट कीजिए, स्पेशली मैं एमसीक्यू के साथ आज केवल पढ़ा रहा हूं, डेली एमसीक्यू के साथ इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। डेली मैं एमसीक्यू के साथ इसको नहीं पढ़ाऊंगा, अलग से मैं स्पेशल एक टाइम बना दूंगा जिसमें भूगोल चैप्टर वाइज हम पढ़ाते चलेंगे आपको। चलिए, यह है भारत की तटरेखा, आज हम खत्म कर लेते हैं। भारत में पूछा जाए तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। आइलैंड को भी मिला लें तो 7516 किलोमीटर। अब पूछा जाए भारत में समुद्री सीमा की लंबाई, तो 7516 हो गया। अब भारत में जमीनी सीमा की लंबाई पूछे तो आंसर होगा 15200 किलोमीटर। पूछा जाए कि भारत में समुद्री सीमा की कुल लंबाई, तो 7516 किलोमीटर। अब भारत में जमीन सीमा की कुल लंबाई तो 15200 किलोमीटर। रट लो दोनों को, भारत में जमीनी सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर। अब भारत के तटीय सीमा यानी समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर और द्वीप को हटाकर 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की, पूरे में मिला के। लेकिन पूछा जाए कि भारत के, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? इसको मैं सेव कर लिया हूं, शेयर कर दूंगा आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गुरु। चलिए आगे आते हैं दूसरा पेज में। अब आ जाइए, उसको हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। एक बार आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि बेहतरीन हो रहा है पढ़ाई, तो सब लोग हम लोग शेयर कर दे, सेशन को स्टेटस में भी लगा लीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए। मैं एक बात और बता दूं बाबू आपको, आप लोगों को, कि सुन लीजिए ध्यान से, कि भारत में समुद्री सीमा की लंबाई कितनी हो गया? 7516, द्वीप को हटाकर 6100, और जमीनी सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15200 किलोमीटर। और भारत में राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी गोवा की। अब पूरे भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात से भी ज्यादा किसकी है? अंडमान निकोबार की। याद कर लेना। अब आ जाइए इसके बंदरगाह के नाम में। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की सीमा से जुड़ते हैं। इसकी बात करें तो भारत के समुद्र से जुड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है बंगाल। कुल 9 राज्य हैं, भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। पहला बंगाल, इससे बढ़िया नहीं होगा कहीं। दूसरा उड़ीसा, एकदम याद हो जाएगा। और तीसरा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य जो है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और पांचवा राज्य जो है वो है केरल। पांचवा राज्य क्या है गुरु? केरल। छठा राज्य क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक। सातवां राज्य क्या है? गोवा। आठवां राज्य क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 9वां राज्य क्या है? गुजरात। यही 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। भारत में समुद्र को छूने वाले यही 9 राज्य हैं। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट चैप्टर होने जा रहा है। पूरे चैप्टर में पढ़ा दूंगा अभी तुरंत। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। लिखिए, बंगाल के तट को हम बंग तट के नाम से जानते हैं। लिखो भैया, समुद्र के किनारा, हर राज्य के समुद्र के किनारे का अलग अलग नाम है। बंगाल के तट को मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, बंग तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट, या इसको उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा।
घबराने की जरूरत नहीं है, न नोट करना है, चुपचाप देखो, यही याद कर लो। भारत में तट रेखा की कुल लंबाई 7516, द्वीप को हटाकर 6100, जमीनी सीमा की लंबाई 15200, राज्य में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की, पूरे भारत में सबसे लंबी गुजरात से भी लंबी किसकी, अंडमान निकोबार की। याद हो गया। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। 28 राज्य में से 9 ही राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। बंगाल के जो तट रेखा है, समुद्र का किनारा है, उसे बंग तट, उड़ीसा के समुद्र के किनारा को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, और आंध्र प्रदेश के समुद्र के किनारा को गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंध्र तट, आंध्र तट। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, पायन तट कहीं नहीं मिलेगा, नोट करो, कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास केवल मिलेगा। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को मिलाकर कहा जाता है क्या, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। नोट करो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट या आंध्र तट। तमिलनाडु के तट, अगर पूछा जाए खाली तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं तो पायन तट, खाली आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं उसके तट को तो गोलकुंडा तट या आंध्र तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। एक लाइन और लिख लो, भारत में जाड़े का मानसून से वर्षा केवल कोरोमंडल तट पे होता है। लिखो, भारत में गर्मी का मानसून और जाड़े का मानसून, गर्मी के मानसून को हम आती हुई मानसून कहते हैं और जाड़े के मानसून को जाती हुई मानसून कहते हैं। तो आती हुई मानसून से पूरे भारत में लगभग वर्षा होती है कुछ जगहों को छोड़कर, लेकिन लौटती मानसून से, जाड़े के मानसून से केवल कहां वर्षा होती है, लिख लो, जाड़े के मानसून से केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर वर्षा होती है। सुनते होंगे अक्टूबर नवंबर महीना में बाढ़ आ जाता है, तमिलनाडु में पानी पूरा नदी भर जाता है। तो गुरु, लौटती मानसून से केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट, केवल आंध्र प्रदेश को गोलकुंडा तट या आंध्र तट, और केवल तमिलनाडु वाले को पायन तट। समझ में आ गया होगा। और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और सुन लो, मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, गरम मसाला, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इलायची के लिए, लौंग के लिए प्रसिद्ध है कौन, मालाबार तट। लेकिन यही वही मालाबार है, ये वही मालाबार इलाका है जहां कभी मोपला विद्रोह हुआ था। मालाबार में ही 1921 में, इतिहास भी बता देता हूं, कौन सा विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा विद्रोह था जो गांधी जी के किए कराए पर पानी फेर दिया था। गांधी जी मुसलमानों को मिलाए थे, अपने फेवर में किए थे। खिलाफत आंदोलन बताया था आप लोगों को, मुसलमानों को बोला था गांधी जी ने कि खलीफा का अपमान सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं, गांधी का अपमान है। इस गांधी जी ने एक एक्टिंग किया और उस एक्टिंग से सारे मुसलमान गांधी जी और कांग्रेस के फेवर में आ गए थे। यही कारण था कि सहयोग आंदोलन जो अंतिम आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने भाग लिया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा मुसलमानों ने लिया था। लेकिन ये मोपला विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें गांधी जी कुछ नहीं बोल पाए और मुसलमान गांधी जी और कांग्रेस से अलग हो गए। तो मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, रट लीजिए 1921 में। 1921 में गांधी जी ने जो मुसलमानों को मिलाया था, विश्वास पैदा किया था मुसलमानों में, वो विश्वास टूटा किस विद्रोह से, मोपला विद्रोह से। और मोपला विद्रोह मालाबार में ही हुआ था। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। भारी मात्रा में यहाँ मसाला होता है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि केरल का जो मालाबार तट है, उसी मालाबार के नाम से एक एक्सरसाइज भी होता है, युद्ध अभ्यास। सुने होंगे कई प्रकार के युद्धाभ्यास, सुने न, मित्र शक्ति, इंद्र, वज्र ही हुआ था। आई बीच होता है नेवी का। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तुम रट लो। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। मजा आना चाहिए भाई पढ़ के। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट, कर्नाटक तट। और गुजरात में जो तट है उसको बोलते हैं गुजरात तट। गुजरात के तट को बोलते हैं गुजरात तट। लेकिन गुजरात में 2 कान है, ऊपर वाले कान को बोलते हैं कच्छ तट, कच्छ तट, और नीचे वाले कान को बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। नोट करो, ऊपर वाले पूरे गुजरात को गुजरात तट, लेकिन ऊपर वाले कान को कच्छ तट और नीचे वाले कान को काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है याद हो गया होगा। बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट,
आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर कोरोमंडल तट, जाड़े की वर्षा, जाड़े के मानसून की वर्षा कोरोमंडल तट पे होती है। केरला के तट को मालाबार तट, यहाँ मसाला भारी मात्रा में होता है। 1921 में मुपला विद्रोह ही हुआ था। मालाबार नाम से एक युद्धाभ्यास भी होता है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गुजरात के तट को गुजरात तट, लेकिन गुजरात में दो कान है, ऊपर वाले कान को क्या बोलते हैं, कच्छ तट, और नीचे वाले कान को काठियावाड़ तट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी ले लेता हूं, शेयर कर दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसका स्वयं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता हूं, ये पूरा पेज आपको मिल जाएगा गुरु। चलिए अब आते हैं बंदरगाह पर। अच्छा प्लस करना। चलिए अब आ जाइए बंदरगाह पर आते हैं हम लोग। अब मेन में भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं 14, उसकी पहले तो 13 थे, अब एक बड़ा बंदरगाह बधावन बनने वाला है। चलो हम राज्य वाइज कर लेते हैं, नंबर 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 सब देखा हुआ है आपको, ये सब पता है आपको। इसके बाद आपको पता है। चलिए बंगाल में भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? देखो भारत में कुल 200 बंदरगाह हैं। भारत में टोटल 200 से ऊपर बंदरगाह है। समुद्र के किनारे जहां जहाज रुकते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह, और जहां ऐसा बंदरगाह जहां केवल आदमी नहीं बल्कि माल उतरता है, सामान वस्तु उतरते हैं, उसको कंटेनर पोर्ट कहते हैं। जहां सामान उतरता है उसे कंटेनर पोर्ट, कंटेनर बंदरगाह कहा जाता है। भारत में 200 से ऊपर बंदरगाह हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह कितने हैं नोट करिए, 13 थे, 14वां भी अब घोषणा हो गया है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, 14वां की घोषणा भी हो चुका है, मैं बता दूंगा। 13 बड़े बंदरगाह कहां कहां है भैया, तो लिखो। 13 बड़े बंदरगाह में पहला है बंगाल में, जिसका नाम है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। बंगाल में हल्दिया बंदरगाह कहां है, बगल में राज्य भी लिख देता हूं, कंफ्यूजन न हो जाए। उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप बड़ा बंदरगाह का नाम परीक्षा में आता है। इनमें से कौन 200 बंदरगाह में से बड़े बंदरगाह इनमें से कौन है, कौन नहीं है, इसे पूछता है। पारादीप ये उड़ीसा में। लिखिए भैया आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ये कहां है गुरु, तो आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन भैया, तो लिखो। पहला एन्नौर, पहला एन्नौर जिसको हम लोग कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, बताए थे कामराज बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का ही दूसरा नाम है कामराज बंदरगाह। दूसरा लिखिए मद्रास या चेन्नई बंदरगाह। मद्रास को ही आज क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई बंदरगाह। और तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन, ये सब बड़े बंदरगाह हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ हैं गुरु, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नोट करिए, यानी बड़े बंदरगाह जितने हैं उनमें से 3 बड़ा बंदरगाह अकेले तमिलनाडु में है। अगला आइए, केरल में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि। केरल में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम क्या है, कोच्चि। कर्नाटक में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम क्या है, मंगलुरु, मंगलौर या मंगलुरु, मंगलुरु। गोवा में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम क्या है, मंगलुरु कहाँ है भैया, तो कर्नाटक में। और गोवा में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है मर्म गोवा, मर्म गोवा। गोवा का जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है मर्म गोवा। महाराष्ट्र में 3 बड़े बंदरगाह हैं, जैसे तमिलनाडु में 3 था वैसे महाराष्ट्र में भी 3 है। जो 14 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से तमिलनाडु में 3 और महाराष्ट्र में 3 और बाकी सब में 1-1। 9 राज्य में, जो 9 राज्य समुद्र को छूते हैं, सब में 1-1 बड़ा बंदरगाह है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 3-3 बड़ा बंदरगाह है। पहला का नाम है बधावन, जो ही बनने वाला है, बधावन। दूसरे का नाम है क्या, दूसरे का नाम है नोहवा सेवा, नोहवा सेवा, या इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नोट करो, नोहवा सेवा बंदरगाह का ही दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और उसके बाद बंबई बंदरगाह, बंबई आज उसको मुंबई कहते हैं, मुंबई बंदरगाह। और गुजरात में यहां पर है कच्छ में कांडला बंदरगाह, कांडला, जिसका नाम अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल
उपाध्याय बंदरगाह। बंदरगाह मोदी जी ने कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कुल कितने बंदरगाह हो गए, कुल मिला के 14 बड़े बंदरगाह बन गए हैं। पहले 13 थे, एक बधावन की घोषणा की गई तो 14 हो गया। 14 में से तीन बड़ा बंदरगाह तमिलनाडु में और 3 महाराष्ट्र में, अब बाकी सब में एक है। कैसे याद रखो, अभी भी 13 हुआ है, 14वां नहीं हुआ। और 14वां एक अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर लिखो। एक बड़ा बंदरगाह कहां है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को भी बड़ा बंदरगाह का दर्जा दिया गया है। तो अब हुआ 14, कुल मिला के 14 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। नोट कर लीजिए, हल्दिया बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 और महाराष्ट्र में 3। तमिलनाडु में 3 कौन कौन, एन्नौर जिसको कामराज बंदरगाह कहते हैं, दूसरा चेन्नई और तीसरा तूतीकोरिन तमिलनाडु में। केरला में कोची बंदरगाह, कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह, गोवा में मर्मगोवा बंदरगाह और महाराष्ट्र में भी 3। कौन कौन, तो बधवावन, नोहवा सेवा और बंबई। और गुजरात में एक जो कि कच्छ में है, काठियावाड़ में नहीं, कच्छ में है, जिसका नाम है कांडला। और कांडला जो है उसका अब नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। और नोट कर लीजिए, कांडला बंदरगाह जो था भारत का पहला सेज यही बनाया गया था भाई। भारत 1967 में भारत का पहला इकोनॉमिक प्रमोशन जोन, लिखो, भारत का पहला इकोनॉमिक प्रमोशन जोन ईपीजेड, भारत का पहला आर्थिक संवर्धन क्षेत्र, भारत का पहला इकोनॉमिक प्रमोशन जोन ईपीजेड कौन बनाया गया था, कांडला बनाया गया था। नोट करो, भारत का पहला ईपीजेड कौन था, कांडला था, जिसका नाम अब कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो चलिए आप लोग अच्छे से जुड़े रहे, पढ़ते रहे। आज मैं एक चैप्टर आपका समाप्त किया हूं। कैसा रहा आज का सेशन, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कैसा रहा। मैं कमेंट एक बार पढ़ रहा हूं तब जाऊंगा। कैसा रहा आज का सेशन। बिल्कुल, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं और केरल में साइलेंट वैली भी है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। हर दिन शाम 7:30 बजे एकदम से हम चाहते हैं कि 665 जुड़े हो ना, 7:30 बजे 665 लोग इंतजार करते रहो मेरा। 7:30 बजे, 7:15 से 7:30 के बीच में हर दिन मैं लाइव आऊंगा। साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मां सरस्वती भगवान विश्वकर्मा की कृपा से। चलिए भैया, हम लोग लगातार लाइव लेते रहेंगे। एक बार बताइए कैसा लगा आज का सेशन। मैं पढ़ रहा हूं नाम सबका, नाज, विराज कुमार, दीपाली, चंचल। कैसा लगा सेशन आज का, आसिफ नवाज, मनीषा कुमारी, ललित जी, शंकर जी, नीरज कुमार। चलिए कैसा लगा आज का सेशन, एक बार सेशन को बताइए जल्दी से कैसा लगा सेशन। एक बार सब बताइए जल्दी से कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब लोग कमेंट करके बता दीजिए अच्छा लगा, और कुछ अगर सुधार की जरूरत है तो भी सेशन के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर और ऐसा ऐसा करिए, तो मैं जरूर करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। हर दिन शाम 7:15 बजे आपके लिए लाइव आएंगे। जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। मजा आया तो बताइए, और मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मजा ला देंगे गुरु, हर दिन क्लास होगी। अब धीरे धीरे टीचरों की टीम भी बनाने की कोशिश चल रही है, बहुत जल्दी उस पर अमल करेंगे। और लगातार मैं अब एक सेशन वो भी लूंगा, सुन लो, एमसीक्यू सेशन तो रखूंगा ही। मिनिमम 50 क्वेश्चन, आज कम था, मिनिमम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का रखूंगा। साथ उसमें अब मिसलेनियस रखूंगा, हिस्ट्री के 20 सवाल, पॉलिटी के 10 सवाल, ज्योग्राफी के 10 सवाल, साइंस के करीब 20 सवाल और करंट अफेयर के भी 2-4 सवाल मैं रखूंगा। और 50 से ऊपर प्रश्नों का एमसीक्यू कल से होगा शाम 7:15 बजे। और एक सेशन 1 घंटे का लूंगा, जिसमें मैं आपको भूगोल, इतिहास इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम 7:15 बजे। तब तक आपको शुभरात्रि, शुभकामना। पर सेशन पर को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए शुभरात्रि, थैंक यू सो मच।